एक्सप्रेस के दर्शकों को रचना का प्यार भरा नमस्कार। आज हम हैं एक विशेष बातचीत के लिए और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सोनकर जी, वो जो कि पद्मश्री हैं। और हम यहाँ पर कुछ बात करना चाहेंगे सबसे पहले त्योहारों की। त्योहारों में हम लोग सजने संवरने के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं पूजा पाठ के बारे में। तो रही बात सजने संवरने के बारे में, तो हमारी सबसे पहले जो है नज़र जाती है, ध्यान जाता है मोतियों के बारे में। और मोतियों का नाम सुनते ही हमारी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। इस चमक के साथ साथ हमारे मन में एक ग्लानि भी आती है कि हमने कहीं ना कहीं इसके लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जीवों को नुकसान पहुंचाया है, हमारी समुद्री लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हम सर की बात करें तो सर के नाम के आने से ही हमारी वो ग्लानि खुशी में बदल जाती है और हम खुशी खुशी इन पर्ल्स को वापस से पहन सकते हैं, उनको आराम से खुशी के साथ में अपने त्यौहार मना सकते हैं। अब रही बात पूजा पाठ की, तो हम भारतीयों के लिए सबसे पहले हमारे लिए आती है पावनी गंगा। और अभी हम सभी लोग जो हैं वो साक्षी रहे हैं महाकुंभ के। आपको याद होगा कि महाकुंभ में करीब 66 करोड़ भारतीयों ने स्नान किया और ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई कि पानी जो है दूषित हो चुका है और नहाने लायक नहीं बचा। लेकिन सर का इस विषय पे भी शोध रहा और सर ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया कि पानी जो है वो अभी भी उतना ही शुद्ध है और उसमें नहाया जा सकता है। इन सभी बारों में हम बात करेंगे सर के साथ में। और इससे पहले हम एक खास रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर अजय सोनकर के, जिन्होंने शोध किया है, उन पर हम एक खास रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज से दुनिया को चौंकाने वाले वैज्ञानिक, कहां से मिली मोती बनाने की प्रेरणा? अल्कलाइन जैसा शुद्ध पीने योग्य है गंगा जल। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट, शुद्ध गंगा का पानी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, गंगा का सार यही। वैज्ञानिक अजय सोनकर की कहानी, जिन्होंने मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती दी थी। अजय सोनकर, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान मां गंगा की पवित्रता में कोई कमी नहीं आने दी। वैज्ञानिक अजय सोनकर, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान गंगा जल में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी इसकी पवित्रता, गंगा जल की शुद्धता की कहानी बताई। वैज्ञानिक अजय सोनकर ने पवित्र जल की विशेषता बताने से पहले संगम और अरेल समेत 5 घाटों के गंगा जल की खूब पड़ताल की और लोगों को बताया कि गंगा जल की अम्लीयता, पीएच सामान्य से बेहतर है। किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु की इसमें वृद्धि नहीं होती। पहले इन्होंने जल के नमूनों को 14 घंटों तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखा। 14 घंटे बाद जब देखा तो किसी भी तरह का हानिकारक बैक्टीरिया इसमें नहीं पनप पाया। एनजीटी के दावे को वैज्ञानिक अजय सोनकर ने खारिज करते हुए ये भी कहा कि शोध में गंगा जल में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज मौजूद मिले हैं। वैज्ञानिक अजय सोनकर की असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन नहीं होता। ये कहानी है प्रयागराज से निकले और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले एक्वा कल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर की, जिन्होंने करीब 3 दशक पहले कल्चर मोती बनाने वाले देशों में भारत का नाम शामिल कराने का करिश्मा कर दिखाया था। बीते 3 दशक के अपने करियर में सोनकर ने मोती उगाने को लेकर अलग अलग तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर सोनकर ने टिश्यू कल्चर के जरिए फ्लास्क में मोती उगाने का काम कर दिखाया है। सरल शब्दों में कहें तो सीप के अंदर जो टिश्यू होते हैं उन्हें बाहर निकालकर कृत्रिम वातावरण में रखकर उसमें मोती उगाने का करिश्मा इन्होंने ही किया है। यानी मोती उगाने के लिए सीप पर से निर्भरता खत्म हो गई है और इसके साथ ही उस सीप के लिए जरूरी समुद्री वातावरण की भी कोई जरूरत नहीं रही। इनकी कामयाबी सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ाने के बाद विदेशों तक इनका बोलबाला है। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए सोनकर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सभी को उन पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये थी खास रिपोर्ट डॉक्टर अजय सोनकर की उपलब्धियों के बारे में। अब आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजय, आपने भौतिकी, रसायन और गणित के लिए अपनी पढ़ाई करी और फिर आपका सपना था इंजीनियर बनने का और आपने वारंगल यूनिवर्सिटी से आपने फिर से इंजीनियरिंग करी। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका कैसे ये विचार बदला और कैसे आप शोध में आप आए और आपकी उपलब्धियों ने जो है भारत को जो है इतने इंटरनेशनल लेवल पे जो है महानता दिलवाई, उनको पहचान दिलवाई। तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे आप शोध में उतरे और कैसे आपने उपलब्धियों को हासिल किया। एक्चुअली जैसा कि आपने बताया, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। तो हमारे यहाँ जनरली
एक ट्रेंड होता है कि जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग की जो है ट्रेड की तरफ जाता है। तो वैसा ही था, हमें इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता था फैमिली में और स्कूल में कि जो है हमें इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ना है। तभी कभी हम ट्रेवल पे जा रहे थे तो इस रेलवे स्टेशन पे जो ये बुक की शॉप्स होती हैं उसमें मुझे एक अमेरिकन मैगजीन थी साइंस की, नेशनल जियोग्राफिक, वो देखने को मिली। तो उसमें एक आर्टिकल था जापानीज़ पल कल्चर के बारे में कि जापान में पल कल्चर किस तरीके से जो है फ्लरिश हुआ और किस तरह से उसको मोनोपोलाइज किया। तो उसको देखते हुए मुझे बहुत मैंने उस किताब को ख़रीद लिया और मुझे बहुत उससे फैसिनेशन हुआ उस फील्ड में, क्योंकि पूरी दुनिया में जापान का एकाधिकार था। अमेरिका जैसी कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेकर के न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता था पल बनाने के लिए, और अमेरिका को भी उसकी शर्तों को मानना पड़ता था और उसकी मोनोपोली को फॉलो करना पड़ता था। तो मुझे लगता था कि टेक्नोलॉजी के बल पे कोई कैसे इतना पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट हुआ, मुझे बहुत चैलेंजिंग फील्ड लगी। तो मैं इलाहाबाद में रहता था, तो वहाँ पर तो कोई समुद्र नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था, मैथ का स्टूडेंट था, कि जो है जो जापान का कल्चर है वो मैरीन कल्चर है और मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, यहाँ समुद्र नहीं है। तो हमारे यहाँ एक फार्म हाउस हुआ करता था, तो वहाँ पर एक पॉन्ड था जो कभी हम पिकनिक मनाने के लिए फैमिली के जाते थे और कोई एक्टिविटी खास नहीं थी, लेकिन एक पॉन्ड था। तो उसमें नेचुरल स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स, जो मीठे पानी की सीपियाँ होती हैं, वो मौजूद थी जी। तो जब मैंने जा कर के उसको देखता था तो मैं रिलेट करता था कि उसका इंटीरियर जब मोती की तरह चमकता हुआ देखता था, मुझे लगता था कि अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी होती तो इसके अंदर मोती बन जाता जी। और ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती थी जी। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था कि ये सोचने से इग्नोर नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी हो तो इसमें मोती बन जाए जी, बिल्कुल। तो ये मुझे कोई सिखा दे या कोई बताए कि कैसे। तो मैंने उस समय बहुत जगह विज़िट किया। तो सबसे पहले तो आप सरप्राइज़ होंगी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इस सीप को बोलते क्या हैं जी। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, मुझे जब पता चला कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में इस सप्लाई किए जाते हैं ये प्रिजर्व करके जी। तो पढ़ाया जाता है, तो मैंने सोचा उनके प्रोफेसर से पूछूंगा। तो जब मैं एक दो दिन तो गया, शर्म के मारे पूछा ही नहीं कि वो क्या सोचेंगे, पॉकेट में रखा हुआ था। फिर मैं उन्होंने नोटिस कर लिया कि जब मैं क्लास लेके निकलता हूँ तो ये लड़का खड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा, हेलो यंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा, सर एक सवाल पूछना था। कहाँ? तब पॉकेट से निकाला, मैंने कहा सर ये क्या है। तो कहा ये तो फ्रेश वाटर मसल है। तो मैंने पहली बार सुना। तो मसल, मैंने कहा सर मैं लिख लेता हूँ। तो मसल की स्पेलिंग MUSCL लिखी। तो कहा नो 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 नो, MUSSEL जी। इट वॉज माई नॉलेज व्हेन आई इनिशिएटेड माई एक्टिविटी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए ये खुलता कैसे है, कि खुलता कैसे है। तो कहा कि खोलना क्यों चाहते हो इसको। अब मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही कि मैं इसमें मोती बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सर यूं ही। तो उन्होंने कहा ऐसा है, पानी का कोई बर्तन लेकर के उसमें रख के आप इसको बॉयल कर दो तो ये खुल जाएगा। तो हमने कहा ये तो मर जाएगा फिर खोलने का। मैं कहा लगता है इनको भी नहीं मालूम। तो अब इससे ज़्यादा जानकारी होती, ये पता चल गया इसका नाम क्या है, मसल बोलते हैं इसको। फिर मैं आया, बहुत सी जगह गया, स्टेट फिशरीज, सेंट्रल फिशरीज डिपार्टमेंट में, जहाँ भी जा सकता था। तो जब वो डरते डरते उनको बताता था कि सर मैं पल कल्चर करना चाहता हूँ कि सीप में मोती, तो वो कहते थे ये समुद्र में होता है, कहाँ हो, हम यहाँ फिश कल्चर तो कर नहीं पा रहे हैं। और वो समझाते थे, सोचते थे अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो और जा कर के पढ़ाई लिखाई करो और ये सब चक्कर मत पड़ो। और ये फिर माहौल, मैंने फिर अपने फार्म हाउस में एक कमरे को लैब बना डाला
और वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा, जैसे उसको रख देता था, देखता रहता था, थोड़ी देर में सीप जो था ऑयस्टर मुंह खोलता था, मतलब वाल्व खुलता था उसका, देखता था, फिर वो बंद कर लेता था। तो कोई पैग लगा दिया, फिर देखा कि अंदर क्या है। इस तरह से रिसर्च शुरू हुई। फिर मुझे धीरे धीरे बहुत सारी इधर उधर पढ़ के इधर उधर से जानकारी मिली कि इसके बॉडी में कोई एक ऐसा अंग है जो मोती के जो एलिमेंट्स हैं, जो पर्ली कंपोनेंट्स हैं, वो सेक्रीट करता है जी अगर वहाँ कोई फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस हो जाए तो। जी। तो ऑल पॉसिबल प्लेसेस मैंने एक कैल्सीफरस न्यूक्लियस बनाया अपना खुद का जी। और वहाँ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया सर्जरी करके। जी। उसके लिए आप सरप्राइज होंगी, बहुत सारी सर्जरी की किताबें पढ़ी, फार्माकोलॉजी पढ़ी, जी। छुप छुप के घर में लोग बहुत वरीड थे क्योंकि वो मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए भेजना चाहते थे। और अगर मैं डेलिबरेटली इंजीनियरिंग की इच्छा रख करके शायद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठता तो शायद मेरा सिलेक्शन ना होता। जी। लेकिन जो है मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो घर वाले बहुत खुश हुए। वो समय ऐसा था कि अगर किसी का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए तो खुशियाँ मनाने लगते थे, तो मुझे भेजने की तैयारी होने लगी। तो मैंने कहा मैं वहाँ REC चला जाता हूँ, वारंगल। मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे इतना पैशनेशन था। जी। तो फिर घर वाले चाहते थे कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ, नहीं इंजीनियरिंग करना है तो कम से कम IAS की तैयारी करना, एक नई चीज़ सामने रख दी गई, ये टारगेट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वारंगल से ग्रेजुएशन किया, आई लेफ्ट इंजीनियरिंग। और फिर जब मैं बीच बीच में मरीन बहुत सारी चीज़ों में जितना भी गैदरिंग कर सकता था, इंफॉर्मेशन जो है गैदर करके जो है बहुत से इंस्टीट्यूशंस में गया, जो भी फिशरीज़ के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते सब जगह जाता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता। तो एक डॉक्टर थॉमस थे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द मोलस्कन डिपार्टमेंट। तो उनका एक रिसर्च पेपर मिला, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लेमिडेंस मार्जिनलिस, ये जो फ्रेश वाटर मसल्स की जो है प्रजाति थी उसके बारे में। तो उससे मुझे उसकी मॉर्फोलॉजी पता चली। तो मैंने तय किया कि मैं इसके ऑल पॉसिबल जो है बॉडी के ऑर्गन्स में फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस करूँगा स्टरलाइज करके। तो इस तरह से शुरू हुआ। एक दिन मतलब घर में पापा बात नहीं करते थे, वो डिस्करेज करते थे कि जो है ये जाए पढ़ाई लिखाई करे। उनके हिसाब से था कि मैं अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा हूँ। कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था कि जो है कोई इस तरह। अब वैसे भी हमारे यहाँ आप देखेंगे, कोई बच्चे पूछिए, बच्चा बल्कि बने इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, ये बने, कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेटा बड़ा होगा साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट कोई सोचता ही नहीं कि कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो वो जो है बहुत दुखी रहते थे और मुझे बहुत काबिल समझते थे, सोचते थे कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो एक दिन मुझे बड़ा प्यार से समझाया उन्होंने, कहा एक बात बताओ, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? साइंटिस्ट कम से कम जो है PhD होता है, तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपने आप को साइंटिस्ट कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा साइंस का काम कर रहा हूँ इसलिए साइंटिस्ट। तो कहा ये लैब है तुम्हारी? तो हमने कहा हाँ, जहाँ एक साइंटिस्ट बैठेगा वो लैब होगी। तो क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सोचो कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अब कहीं किसी पोजीशन पे पहुँच जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना हो करो। और बहुत दुखी थे। तो उनको देखा मैंने, जब तो मुझे लगा कि मैं कुछ इनको तकलीफ़ बहुत दे रहा हूँ। तो जब हम सीप कलेक्ट करते थे, जो बाइवॉल्व कलेक्ट करते थे पॉन्ड से, तो उसमें कुछ बीमार होते थे। तो उसके लिए कहा जाता था कि वो अगर वाल्व को स्लो बंद कर रहा है तो बीमार है, उसको दूसरों से अलग कर दीजिए क्योंकि दूसरे भी बीमार हो जाएंगे। तो उसको आप बाहर डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा कुछ दिनों में। तो मुझको अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसको पानी में ही एक टैंक में रख देता था कि अपने से जब मरे, मतलब ऐसे पानी के बाहर ना कर रखें उसको। तो मैं वहाँ एक कलेक्शन हो गया था, तो मैं वहीं पर आकर के बैठ गया, पापा की बात सोचने लगा। तो कि पापा सही कह रहे हैं क्या कि मैं अब जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तो उसी समय ऐसे सोचते सोचते एक सीप को ऐसे उठाया, तो हाथ में ऐसे लिया, तो उस वाल्व खुला हुआ था लेकिन उसकी बॉडी थी उसमें, फ्रेशली डेड हुआ था वो। तो उसमें एक कुछ चमकती हुई सी चीज़ दिखाई दी मुझे।
तो मैंने ध्यान से देखा, तो फिर अंदर से फोर्सेप ले आया, उसको मैंने उठाया तो देखा एक नेचुरल पल था वो, और उसके नीचे एक छोटा सा और नेचुरल पल था। तो ध्यान आया तो मैंने तुरंत फिर वापस रखा कि ये किस लोकेशन पे था। तो उससे मुझे लोकेशन पता चल गई कि कहाँ कौन सा कि organ बॉडी secrete का करता है। कौन सा ऑर्गन है जो सेक्रेट करता है पर्ली कंपोनेंट। राइट। और मैंने जितनी जगह पर फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस की थी उसमें उस समय करीब 2000 सर्जरीज एटलीस्ट इतनी थी मैंने ऑलरेडी उस लोकेशन पे कर रखी थी। तो मैं बहुत खुश हुआ और कुछ नहीं बताया किसी को। मैंने कहा ये तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था इन्होंने। फिर मैं वापस जाकर काम में, जैसे नेचर ने आकर के मुझे फिर से रिस्टोर किया, नहीं तो उन्होंने उस दिन जो है मुझे डैमेज कर दिया था। जी जी। तो उस दिन फिर मैंने डेट फिक्स किया कि मैं इसको 4-5 महीने दूंगा और उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा। और घर में जाके मदर को बताया मैंने कि मम्मी मैं जो है जनवरी में इस तारीख को निकालूंगा पर्ल। अच्छा। तो वो बड़ी खुश हुई। बाकी तो कोई सोच ही नहीं सकता, तो वो प्यार में या जो भी था वो कहती हाँ हाँ बहुत खुशी की बात है, वही सपोर्ट करती थी। अब जब वो दिन आया तो घर में सबको जानकारी थी, तो फादर इसको इस तरह ले रहे थे कि आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कि अब इसका भाई मोती थोड़ा बनने लगेगा, तो ये जो तो आज ये इसका पूरा भ्रम टूट जाएगा, आज से ये सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब मैं पहुंचा अपनी लैब तो वहाँ लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो टेबल को मैंने बाहर रखा और फिर सारा मैंने तैयारी की। 2 ट्रे लगाए पानी भर के कि यहाँ से मैं इसको चेक करता जाऊँगा, तो जिसमें पल मिलेगा तो उसको इसमें रखूँगा, जिसमें पल नहीं होगा इसमें रखूँगा। इस तरीके पूरा सिस्टम बनाया। और वो दूर से देख रहे थे, पापा फादर फार्म हाउस में घूम रहे थे इधर उधर, मुझसे बात नहीं करते थे वो जी। लेकिन वो मुझे देख रहे थे कि क्या कर रहा है ये। अब मैंने जैसे ही तैयारी करके पहले वाले को इंसाइज किया जी। सबसे पहले वाले में ही एक स्फेरिकल राउंड पल मिला। जी। एक वाच ग्लास रखा था, उसको मैं उसमें रख दिया मैंने, और इसको मैंने एक मार्क किया और उसको उसमें रख दिया। और मैंने पल को ऐसे देखा, फिर मैंने कहा मुझे तुरंत दूसरे वाले के लिए जिज्ञासा हो गई। तो दूसरे वाले को देखा, करीब मुझे लगता है 14-15 में लगातार मुझे मोती मिलती चली गई। जी। इंसाइज करता, पल मिलता, मैं उठा के रख देता उसमें। और उसके बाद एक ऐसा मिला जिसमें न्यूक्लियस था, उसमें पल फॉर्म नहीं हुआ था। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ? तो मैंने कहा इसमें मेंटल जो है रिजेक्ट हो गया और वो प्रिजर्व हो गया अंदर न्यूक्लियस, इसलिए इसमें पल फॉर्मेशन, क्योंकि मेंटल रोल प्ले करता था जो है पल फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने उसको लिखा और वो वहाँ बैठ करके मुझे देख रहे हैं। मुझे इतने के अलावा कोई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि अगर मैं देखूं तो मेरा आँख फोकस ही नहीं कर पाया कोई और चीज़। मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके बैठा हूँ। जी। और वो वहाँ पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, फालतू में एक्टिंग कर रहा है ये। जी। जी। जो भी सोच रहे हो। जी। जी। उसके बाद एक ऐसा मिला जिसमें टेढ़ा मेढ़ा सा मोती था और न्यूक्लियस नहीं था। मैंने कहा ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया? न्यूक्लियस तो हमारा राउंड था। तो उन्होंने उसमें ये पता चला कि इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस रिजेक्ट हो गया और मेंटल रह गया अंदर। तो मेंटल का जो इपिथेलियल सेल था वो डिकम्पोज होकर फॉरेन बॉडी बन गया टेढ़ा मेढ़ा। जी। उसके ऊपर पल फॉर्मेशन हो गया। तो वो मैंने लिखा कि एक ये केस भी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग की थी, मतलब कितनी बड़ी चीज़ें खुलती जा रही थी मेरे सामने। जी। और वो मैं नोट कर रहा था। तभी वो आकर के मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं एकदम घबरा गया, मुझे करंट सा लग गया कि क्या हुआ। तो कहने लगे इसमें परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। तो मुझे क्या हुआ, क्या हो गया? तो कहा कि मोती बन जाता है क्या, ऐसे मोती बन जाता है क्या? तो मैंने कहा मोती तो बन गया। तो कहा फिर तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा उदास मैं कहाँ हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ। कहे कहाँ है मोती? तो मैंने वाच ग्लास उठा के दिया, उसमें करीब 34 पल्स तब तक मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका था। वो देख के एकदम उनके जैसे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनकी हालत क्या हो गई। वो जी। ये अरे ये सचमुच। बस वहाँ से पूरी मीडिया में बूम हो गया। जी।
उस समय मुझे ये लगता था कि जैसे वो न्यूज़ की हेडलाइन थी, यूथ फर्स्ट इन पर्ल कल्चर इन इंडिया। जी। तो मुझे लगता था कि जापान में था, अब मैं भी उस पे लाइन पे आ गया हूँ, इतना मुझे मालूम था। फिर दिल्ली से दुनिया, मतलब पूरे इंडिया भर से मीडिया आने लगा मुझे को। मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया, घर से बाहर निकलते तो कोई ना कोई जो है प्रेस का बंदा कैमरा में खड़ा रहता। तो ये चल रहा था चारों तरफ मीडिया में। तभी एक दिन मेरे पास मिस्टर जॉन वाही की एक चिट्ठी आई। ही वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ हवाई, यूएस। मैं सरप्राइज हो गया कि उनको कैसे पता। तो उन्होंने अपने यहाँ मुझे एज ए स्टेट गेस्ट इनवाइट किया। जी जी। तो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। तो उस समय में कैसे करके पासपोर्ट उसने बनाया, फिर मैं अमेरिका गया। और मुझे बड़ी शर्म लगे क्योंकि सब मेरे को देखने आते थे कि इन सच एज, मेरे लगता है 17 से 18 के बीच में उम्र थी। 18 पूरा पहुंचा नहीं था, ऐसे ही रही होगी उम्र। अब वहाँ खबर छपती थी 43 कंट्री से, सिर्फ इनको सुनने के लिए आए हैं। और वहाँ फिर मैंने पेपर प्रेजेंट किया अपना। जी। तो जब पेपर प्रेजेंट किया तो उनके पहले तो लोगों को, बैठे लोगों को समझ ही नहीं आया क्या बताया, इसलिए सिर्फ वो स्लाइड को देख के प्रिज्यूम कर रहे थे कि ऑपरेशन सारे उसमें दिख रहे थे। मेरी एक्सेंट या जो भी हो शायद उनको ना समझ में आई हो। तो जो चेयर पर्सन थे मिस्टर डॉक्टर सी रिचर्ड फासलर, वो उन्होंने क्वेश्चन आवर्स को रोक दिया, क्वेश्चंस को कहा हम तो सारी स्लाइड पीछे की और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया मुझसे पूछ कर। व्हाट इज़ दिस अजय, व्हाट इज़ दिस। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा, और जब मैं स्लाइड देखने लगा तो मैं अपनी लैब पहुंच गया, सारी फोटो मेरी ही खींची हुई थी। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। तब वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड न्यूक्लिएटेड पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन कन्फाइंड बाय दिस यंग बॉय। अभी हम उसी से रिलेटेड हमारा कुंभ का जो है वो विषय है, वो भी है कि इतने सारे लोगों ने स्नान किया, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई कि पानी तो दूषित हो गया है और नहाने लायक नहीं बचा है। उस समय आपने रिपोर्ट पे भी हमने देखा कि कैसे आप अलग अलग जगह पर आपने सैंपल्स कलेक्ट करे और आपने शोध किया और बताया कि नहीं, पानी तो अभी भी सुरक्षित है और इस पर नहाया जा सकता है। तो आपने जो है वो बैक्टीरियोफेजेस पे भी रिसर्च की है, जो आप कहते हैं कि गंगा के पानी में पाया जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो गंगा के पानी को सुरक्षित रखते हैं, पवित्र रखते हैं, और किन किन नदियों में बैक्टीरियोफेजेस मिलते हैं। थोड़ा सा इस बारे में भी आपका प्रकाश डालिए। एक्चुअली जब वर्ल्ड साइंस कम्युनिटी जो है ये बात जानती है कि मेरा जो होम टाउन है वो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है वो है, और यहाँ कुंभ फेयर होता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होती है। तो वो अक्सर मुझसे कहते थे कि एक तरफ तो इन योर कंट्री यू टॉक अबाउट टू गोइंग टू मार्स, दूसरी तरफ इतने ढेर सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है एक छोटी सी जगह पर पानी में एक साथ डिप कर जाते हैं, तो कितना बड़ा संक्रमण और कितनी बड़ी महामारी फैलने का खतरा है। तो ये कैसे, क्योंकि उनके लिए गंगा इज द वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड जी। तो वो बहुत वरीड थे कि इंसान उसमें जाके सीधा नहा रहा है, उसको महामारी फैल जाएगी, इस तरीके से लाखों लोग मारे जाएंगे। तो मैं भी वैसे ही सोचता था कि तो सही कह रहे हैं कि जो है प्रॉब्लम हो सकती है इसका, तो लेकिन होती क्यों नहीं, कुंभ तो होता है, तो इसको पता लगाते हैं। तो जब आपने जैसे बात शुरू करते हुए इंट्रोड्यूस किया कि मैंने एक टिश्यू कल्चर, जब कोरोना आया तब मैंने इलाहाबाद में एक जो है सेल बायोलॉजी की टिश्यू कल्चर की एक लैब इस्टेब्लिश की थी। तो मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ थी कि मैं हर तरह के एनालिसिस कर सकता था पानी से संबंधित। तो मैंने यूरोपियंस को कहा कि इस बार मैं रिसर्च करूँगा और जो है मैं पता लगाऊंगा। तो आप ही के चैनल पे जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय एक कनक्लेव हुआ था इलाहाबाद में, मैंने पार्टिसिपेट, उस समय मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था जी। तो मैं बैक्टीरियोफेज पे फोकस कर रहा था कि बैक्टीरियोफेज के कारण
जो है गंगा में ये अब सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है जो कि अपने आप को स्वयं शुद्ध कर तो लेती सर है। ये बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं एक्चुअली? ये हाँ, आप मैं दर्शकों को बताता हूँ बताइए कि क्या होते हैं। हाँ, मैं भी बताता हूँ। तो एक्चुअली जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पानी के ऐसे 5 स्पॉट्स को मैंने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग नहाने आने वाले थे। जी। तो उसकी सैंपलिंग मैंने पहले से की। 3 कंट्रोल बनाया मैंने, गंगा कंट्रोल, यमुना कंट्रोल और कॉन्फ्लुएंस कंट्रोल जो संगम है। जी। उसकी हाइड्रोलिक एनालिसिस करके उसके सारे पैरामीटर्स को फिक्स किया कि इस पानी में ये पैरामीटर है, इसका पैरामीटर ये है, इसका पैरामीटर ये है। अब जब रिचुअल शुरू हुए तो आपने जैसे पूछा कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। जी। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एक तरह का वायरस है, लेकिन वो वायरस से फ़र्क इसलिए है क्योंकि वायरस के लिए हम ये जानते हैं कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको होस्ट चाहिए होता है। तो वो हमारी कोशिकाओं में जा करके आरएनए को हैक करके उसको होस्ट बना करके उससे अपनी कॉपी बनवाता है, रेप्लिकेट करता है खुद को। लेकिन बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है, वो सेल को जो है कोशिकाओं को होस्ट नहीं बनाता। ये फ़र्क है। तो और गंगा के केस में ये सल्फर बैक्टीरिया है जिनको बैक्टीरियोफेज अपना होस्ट बनाता है बेसिकली? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बैक्टीरिया सामने आ गया तो बैक्टीरियोफेज उसको मार देगा। वास्तव में क्या होता है कि हर जो है बैक्टीरियोफेज का अपनी एक होस्ट बैक्टीरियाज होते हैं बैक्टीरियोफेज की, वो उसी को जो है होस्ट बनाता है क्योंकि अपने आप को रेप्लिकेट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटे होते हैं साइज में। जी। वो जा करके उसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उसके साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं। जी। और इस प्रोसेस में वो इंड्यूस हो जाता है बैक्टीरियोफेज। वो कुछ भी नहीं करता और वो उसकी कॉपी बनाने लगता है। तो जब सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरियोफेज की कॉपी उसमें बन जाती है तो बट नेचुरली उसमें इतनी जगह तो नहीं होती उसके शरीर में, तो वो बस्ट हो जाता है। उसको लाइस बोलते हैं, वो लाइस हो जाता है। जी। और इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मारा जाता है और जो सैकड़ों बैक्टीरियोफेज उसके अंदर से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, वो दूसरे बैक्टीरियाज को इस तरह इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अब जो है जैसे लाखों लोग एक साथ पानी में उतर गए तो उनके शरीर से बहुत बड़ी तादाद में डाइवर्स स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पानी में इंट्रोड्यूस हुई। जी। तो डॉर्मेंट कंडीशन में उनकी जितनी भी जो है बैक्टीरियोफेजेस जो एसोसिएटेड हैं उनसे, वो डॉर्मेंट कंडीशन से एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत और वो उनको होस्ट बना करके उनको लाइस कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बैक्टीरिया का लोड बढ़ जाए उसके रहते हुए, क्योंकि 100 टाइम बैक्टीरियोफेज सदा ज़्यादा रहेगा। जी। क्योंकि एक बैक्टीरिया में करीब 100 बैक्टीरियोफेजेस वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो सदा चाहे जितनी बैक्टीरिया बढ़ जाए, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जा रहे थे, लेकिन उनके शरीर में जो बैक्टीरिया पानी में जा रही थी, अब आप सोचिए कि कोई वहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर कोई नहा रहा है और पानी की धारा वहाँ से बहते हुए यहाँ आ रही है। आपके पास आने से पहले जो उसके शरीर का जो डिस्चार्ज है, उसके बॉडी से जो बैक्टीरिया निकल करके पानी के थ्रू आपकी तरफ आ रही है, आप तक पहुंचने से पहले बैक्टीरिया उसको जो है इन्फेक्ट कर देता है। जी। वो आप तक पहुंच भी जाए तो वो किसी लायक नहीं रहता, वो एकदम इंड्यूस कंडीशन में रहता है, एक डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है और वो सिर्फ उसको उसकी कॉपी बना रहा होता है। जी। तो वो इस लायक नहीं रहता कि आपको इन्फेक्ट कर सके। तो ये मैं काम जब कर रहा था तो मुझे एक सवाल उठा कि गंगा में इतनी डाइवर्स स्पीसीज बैक्टीरियोफेज की क्यों है, यमुना में क्यों नहीं है इतनी। हाँ। तो इसका जवाब रिसर्च करने में ये मिला कि गंगा हजारों साल से लोग ये जानते हैं गंगा के बारे में कि ये स्वर्ग से उतरी हैं और जो देवों के देव हैं हमारे शिव जी, उनकी जो मैटेड लॉक है, जो उनकी जटा है, उससे वो
निकलती हैं। जी। तो उसके कारण इतना स्ट्रांग रेवरेंस है इंडिया में जो है गंगा के प्रति कि जहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं और जहाँ जो है सुंदरबन डेल्टा में जहाँ ये मर्ज होती हैं समुद्र में, जी। हर जगह पे ये पूजी जाती है। हर रिचुअल में, हर तरह के धार्मिक कर्मकांड में, परिवार में कुछ हो गया, कुछ भी हो तो गंगा। और जो पूजा करने का तरीका है वो है स्नान। स्नान मतलब अगर मैं साइंटिस्ट के हैसियत से बोलूं तो अपने शरीर की स्किन को पानी के संपर्क में लाना। जी। ये हो रहा है हजारों साल से गंगा के साथ, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में। बिल्कुल। तो गंगा के पास इंसानों के शरीर में समय समय पर जो इवोल्यूशन हो रहा है, माइक्रोबायल इवोल्यूशन, जी, माइक्रोफ्लोरा, उसका सारा डेटा गंगा में मौजूद है। बिल्कुल। हजारों साल से बिल्कुल। गंगा को पता है कि इंसान के शरीर में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो कोस्टल एरिया से मेरे यहाँ आते हैं नहाने, उनके पास कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसके बैक्टीरियोफेजेस उसने बना रखे हैं। हिमालय से आते हैं जो उनकी डाइवर्स बैक्टीरिया होती है, उनकी अपने एक सिग्नेचर बैक्टीरियाज होती हैं, उसके बैक्टीरियोफेजेस जो है उसी हिसाब से म्यूटेशन हो चुका है, वो भी इवॉल्व हो चुके हैं उसी तरीके से। तो आप सोचिए कि इलाहाबाद में त्रिवेणी होने के कारण, एक तो गंगा, दूसरा त्रिवेणी, और ऊपर से वो अमृत की बूंद भी गिरी हुई है। ये जो ट्रस्ट है उसकी वजह से पूरे इंडिया से लोग वहाँ आते हैं उस संगम में स्नान करने। तो पूरे इंडिया से आने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जलवायु से लोग आ रहे हैं। एक जगह जहाँ पानी बारिश नहीं होती रेगिस्तान है, एक जगह जहाँ पानी रुकता नहीं है, बरसता ही रहता है चेरापूंजी से। इंटरनेशनल लोग भी आए हैं तो उनके दुनिया माइक्रोबायल भी आ गए होंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि लगातार जो लाइब्रेरी है गंगा के पास माइक्रोबायल, वो अपडेट हो रही है। जी। कोई नया बैक्टीरिया आया, गंगा को पता चल गया कि ये आया। और आपके शहर का जो सीवेज आ रहा है उससे भी आपके शरीर के अंश उसमें पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आपके बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं। हमारे अस्पतालों में जो सीवेज सिस्टम है वो अलग तो है नहीं, बिल्कुल, वो भी पहुंच रहा है। तो अस्पताल में जो लोग हैं वो ड्रग ले रहे हैं, क्या मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, वो जो है एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो उनके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज भी हैं। वो भी गंगा में जब मुझे मिली तो मैंने कहा अब इसको क्या होगा, क्योंकि इसको तो एंटीबायोटिक भी नहीं मार सकता, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं जैसे सूडोमोनास एरिगनोसा, बिल्कुल, वो मिला मुझे। तो हमने देखा एक बैक्टीरियोफेज था जिसका नाम है फेस पेरिडे, वो गंगा में मिला वहाँ। अब सवाल ये उठता है कि गंगा में वो क्या कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पहुँचा तो गंगा ने उसका काउंटर फोर्स बना दिया। जी। जो हमारी शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनपा, लेकिन हमारी शरीर उसका काउंटर फोर्स नहीं बना पाई। उसका काउंटर फोर्स बनाया गंगा ने। बिल्कुल। गंगा को क्या पड़ी है, गंगा को थोड़ा कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो गंगा ने क्यों बनाया? तो इससे एक नई रिसर्च सामने आई कि वास्तव में जो ह्यूमन कांटेक्ट है गंगा के साथ, तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक्सटेंशन है गंगा। बिल्कुल। जो भी हमारे शरीर में है वो गंगा में उसका अंश मौजूद है, उसका सारा डेटा मौजूद है, और ये हजारों साल से है। जी। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो डरता है कि इतने लाखों लोग उसमें घुस गए, सबको प्लेग फैल जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, महामारी फैल जाएगी, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके यहाँ ये हो सकता है। क्योंकि आज अगर उनकी नदियों में लाखों लोगों को उतार दिया जाए एक साथ, तो उनके नदियों में हजारों साल से ये इवोल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी नदियाँ ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट्स में नहीं हैं। तो उनके जो वहाँ पर इस तरह का माइक्रोबायल इंटेलिजेंस नहीं है, इतनी वैरायटी बैक्टीरियोफेजेस की नहीं है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मुझे और डीप में गया मैं रिसर्च में, तो मुझे पता चला कि एक समय में दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, चाहे अमेजन हो, नाइल हो इजिप्ट की, या हडसन हो, जितनी भी नदियां हैं, चाहे येलो रिवर हो इसकी चाइना की, ये सब गंगा की तरह ही पूजी जाती थी। एक समय में सब पूजी जाती थी, सब गॉड और गॉडेस थे। जी।
लेकिन क्या हुआ कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड स्विच किया उसने डेवलपमेंट की तरफ या मॉडर्नाइजेशन की तरफ या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ, तो उसने पानी के अंदर केमिकल कंपाउंड का कंटामिनेशन डाल दिया। वो जान रहा था कि इस पानी में अब केमिकल कंपाउंड्स हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है इसमें, एयर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, सॉइल में पेस्टिसाइड है। तो उसने क्या किया कि एक हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफस्टाइल को अपना लिया और वो पूरी तरह से डर गया पानी से, हवा से और मिट्टी से। अपने घर में आरओ लगा लिया पानी के लिए, एयर फिल्टर लगा लिया एयर के लिए, हाथ में मिट्टी लग जाए तो तुरंत सैनिटाइज करें, हाथ धुले साबुन से। सर कोविड-19 में भी देखा गया था। हाँ। मैं अपने गांव गई थी कोविड के टाइम पे, वहाँ पे कोई मास्क नहीं पहन रहा था, किसी को बीमारी नहीं हो रही जी थी। जी, तो सुनिए, तो जब ये इस तरह का हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफस्टाइल वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना लिया, क्योंकि वो जान रहा था कि वहाँ खतरा है, क्योंकि वो खतरा डाला ही उसी ने था, इसीलिए वो नदियों से कट गया। तो उनकी नदियाँ जो एक समय में पूजनीय थी वो वाटर रिसोर्स बन के रह गई। तो इस चर्चा से एक दो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो ये कि नेचर में ये ऐसी प्रकृति है, नेचर के पास एक ऐसी नेचर है कि वो खुद को हील करती रहती है, और अगर हम नेचर के संपर्क में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना हम खुद को बचा सकते हैं आने वाली बीमारियों से या और सब चीज़ों से। एक दूसरी बात और मेरे दिमाग में आती है कि जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जो हमारा सनातन कल्चर है, इसमें ऐसी प्रथाएं हैं, मैं अपने विद्यार्थियों को भी क्लास में बताती हूँ कि ये प्रथाएं सिर्फ रिलीजियस नहीं हैं, कि सारी प्रथाएं जो हैं वो साइंटिफिक हैं। और ये जो हमारे पूर्वजों ने इनको एक कॉमन इंसान के लिए प्रथाओं की तरह चलाते रहे ये लोग देश में हमारे, लेकिन अल्टीमेटली आज जैसे आपने प्रूव किया कि ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये सही कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो एक बार मैं अमेरिका में था, तो वहाँ मुझसे कहा कि आपके रिलीजन में, आपके यहाँ गॉड बहुत सारे हैं। जी। सो मेनी गॉड्स, विंड गॉड, ट्री गॉड, वाटर गॉड, फायर गॉड, कुल देवी देवता भी हैं। हाँ, बहुत ढेर सारे आपके गॉड, देवी देवता है नहीं, बहुत सारे गॉड, कुल के भी अलग 36 अलग करोड़ होते हैं। देवी। तो मैंने कहा कि मैं सोच, मेरे लिए एकदम से सवाल था, लेकिन ह्यूमर कहाँ से आया। मैंने उनसे सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने पूछा कि आप अगर थैंकलेस हैं तो क्या ये अच्छी बात है? इट इज़ गुड दैट यू आर थैंकलेस। तो कहा अरे वाई? हमने कहा देखिए, विदाउट एयर you can survive, you have to breathe. तो if you are thankful कि तुम्हारे के कारण मैं जीवित हूँ, एयर के कारण, तो आपने विंड गॉड करके उस अपना ग्रेटिट्यूड दे दिया, तो इज व्हाट्स रॉन्ग। ये धरती आपके लिए अन्न उगाती है, इसके बगैर आप जीवित ही नहीं रह सकते। तो धरती माँ हमने मान लिया उसको, क्यों हम थैंकफुल हो गए। 70% हमारे शरीर में पानी है, हर समय पानी है, हमको हर समय पानी के बगैर हम जीवित ही नहीं रह सकते। जिस चीज़ के बगैर आप जीवित ही नहीं रह सकते, अगर आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो इसमें जो है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको थैंकफुल होना बुरी बात है क्या? गॉड मान लिया हमने, क्योंकि हम आपकी वजह से जीवित हैं। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ हर चीज़ को गॉड माना गया है, एक चींटी भी किसी गॉड के से एसोसिएटेड है, एक रैट भी एसोसिएटेड है, एक टर्टल भी, एक एलिफेंट भी, सारे जानवर, पहाड़, पेड़ पौधे, सब। बिल्कुल इस तरह से हमारे एंसेंटर्स ने हमें प्रकृति की इज्जत करना, प्रकृति के साथ जुड़े रहना, उसके श्रद्धा से जोड़ करके उन्होंने हमारे अंदर माइक्रोबायल रेजिलियंस पैदा किया, ताकि हम प्रकृति से जुड़े रहें। श्रद्धा के कारण ही हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लोग डरते वरते नहीं है जो है गंगा में उतरने से। आप अगर फिजिकली देखेंगे तो आपको बहुत सारी डेब्रिस, कूड़ा करकट दिखाई देगा, लेकिन वो आपकी निगाह से जब मैं देख रहा था तब मुझे वो पोल्यूशन नज़र आ रहा था। लेकिन जब मैं पानी में उतरा तो मुझको एक माइक्रोबायल संतुलन दिखाई दिया उसमें। आप क्या समझते हैं कि उसमें कोई सीवर चला गया तो पानी पल्यूट हो गया? आपके धरती पे जितने जीव विचरण करते हैं संख्या में, उससे ज़्यादा नदी के अंदर, गंगा के अंदर जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं, तो उनकी बॉडी भी तो उसी में डिकम्पोज हो जाती है। मरते हैं तो कहाँ जाते हैं वो सारे जीव?
और छोटे से लेके बड़े जीव तक अनगिनत जिस जगह पर जिस जल में किसी वोम की तरह, एक गर्भ की तरह जन्म लेता हो एक शिशु, न जाने कितनी प्रजातियों की, वो पोल्यूटेड हो सकता है, वहाँ जन्म ही नहीं ले सकता। फिर वो जो लार्वल स्टेज से इतने बड़े रूप को धारण करता है उसी नदी में। तो ये कैसे, अब जैसे मछलियाँ होती हैं उदाहरणों में, तो फीमेल मछली ऊपर ऐसे तैरती है, मेल जो है नीचे तैरता है, ऐसे तैरते हैं गंगा नदी में। अब मेल जो है अपने स्पर्म जो है रिलीज़ कर देता है पानी में, और वो अपने एग्स रिलीज़ कर देती है पानी में। पानी में ही निषेचन होता है। अब वो पोल्यूटेड है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार। तो बताइए कि वो काम वहाँ हो सकता है पानी में, खुले में, जो किसी भी जीव या इंसान के गर्भाशय में होता है। पूरी दुनिया में सबसे पवित्र जगह अगर कोई धरती पर है तो वो गर्भाशय है, जहाँ पर एक एम्ब्रियो पूरा शरीर बनता है, आंखें बनती हैं, उसकी शरीर बनता है, हाथ पैर बनता है, उसके दिमाग बनता है, उसकी हड्डियां बनती हैं, जहाँ पर सृजन होता है। वो पोल्यूटेड जगह हो सकती है, उसको गर्भाशय बोलते हैं। और वही काम तो उस गंगा नदी में हो रहा है जी। वो ना सिर्फ वो जीव जन्म लेते हैं, बल्कि हमारे एंसेंटर्स इस बात के महत्व को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने गंगा माँ कहा। अब वैज्ञानिक होने के नाते मैं साबित करूं कि माँ क्यों कहते हैं। माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपने शरीर में अपने कुकर्मों के कारण जो रोग पैदा किए, उसका काउंटर फोर्स उस माँ के शरीर में पैदा हुआ। तो हमने, इसलिए हम उसको माँ कहते हैं। ना कहें माँ, माँ यही तो करती है, वो आपकी गलती नहीं देखती, चोट में मरहम लगा देती है। तो जब आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा किया अपने शरीर में अपने कुकर्मों के कारण, तो उसने आपके ऊपर जो है आपको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसने उसका काउंटर फोर्स बना दिया ताकि आप जीवित रह सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इस समय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, हम उनके लिए बैक्टीरियोफेजेस को ढूंढने के लिए गंगा जी में जा सकते हैं। यस, यही पेपर मैंने जो है वहाँ प्रेजेंट किया है। तो यूनाइटेड नेशंस के लोग बहुत उत्साहित थे, उन्होंने मुझसे, मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी जो है वो एक प्रपोजल दिया कि ये हम हर सेक्टर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। अब हमने उनसे कहा, हमका वी आर द साइंटिस्ट वर्किंग विद द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या हुआ कि आप धरती के एक वाइटल पोर्शन को टच कर रहे हो जो है पानी। तो आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते कि आप एंटीबायोटिक डाल दिया, आपने ड्रग डाल दिया, आप उसमें केमिकल डाल दिया, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तो जब प्रकृति ने हमें उसका काउंटर फोर्स, उसका वॉरियर, उसका डिफेंस खुद दे रखा है, तो उसके साथ हमको काम करना चाहिए। कितने साल हुए एंटीबायोटिक आए? करोड़ों साल से जब आप जंगल में रहते थे, ना वहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ना दवा की दुकान थी, ना वहाँ लेबर रूम था, ना ही कोई जो है अस्पताल था। अगर ये बीमारियाँ जो आज फैली हुई हैं रियल होती तो इंस्टिंक्ट ना हो गए होते हम। ये बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल के कारण आई हैं, जब हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गए। बिल्कुल। तो हमारे देश में योग दिया, योग यानी यूनियन। यूनियन विद व्हाट? यूनियन विद नेचर। यू रिमेन यूनाइटेड विद द नेचर, दिस इज द योग। और जब व्हेन यू आर यूनाइटेड यू आर रेजिलिएंट, व्हेन यू आर डिसयूनाइटेड यू आर वल्नरेबल। तो इस चर्चा को फिर हम अब यहाँ समाप्त करना चाहेंगे, और हम लोगों ने इतना ज्ञान आपसे लिया थोड़े से समय में। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। और आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, जिसके बारे में मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भारत में 80% लोग ही शायद नहीं पता होगा उन लोगों को इस बारे में कि बैक्टीरियोफेज नाम की कोई चीज़ भी होती है, और वही गंगा को जो है वो साफ़ रखती है, पवित्र रखती है। और आपने ये भी बताया कि गंगा से कैसे दूसरी नदियाँ मिल जाती हैं और वो भी गंगा हो जाती हैं। ये बहुत ही आध्यात्मिक बात एक्चुअली हो गई है यहाँ तक आते आते। और हमारे साइंटिफिक जी जी और क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही कोई नदी गंगा से मिलती है, उस नदी के जल के साथ
मनुष्य वही व्यवहार करता है जो गंगा के साथ करता बिल्कुल सही कहा है। आपने। तो काउंटर एक्शन में वो गंगा बन जाती है। बिल्कुल ये बात हम लोग माइक्रोबायल इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाई आई कॉल माइक्रोबायल इंटेलिजेंस ऑफ रिवर गैंजेस। जी जी, तो हम बहुत अंतर में पहुंच चुके हैं, थोड़ा बाहर आ जाते हैं और मैं दर्शकों को विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसी बातचीत वार्तालाप हम आगे भी सर जैसे पद्मश्री साइंटिस्ट से हम बार बार करते रहेंगे, बात उनसे ज़रूर कराते रहेंगे। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस आने के लिए। नमस्कार।